नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सुदीप। आप देख रहे हैं करंट बज़, जहां हम शेयर करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अपडेट्स थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। कुछ भी। अभी मीडिया में ये बात चल रही है कि एआई आपके जॉब्स खत्म करने वाला है। पहले जो काम इंसान करते थे, अब वो काम एआई करने लग रही है। यह हमें बताता है कि एआई कितना पावरफुल है। जॉब तक तो ठीक है, पर वो दिन दूर नहीं जब एआई इंसानों को भी खत्म करना चालू कर देंगे। तो अमेरिका में यूएस एयरफोर्स के एक एआई पावर्ड ड्रोन ने सिमुलेशन के दौरान अपने ही ऑपरेटर को निपटा दिया, क्योंकि ऑपरेटर ड्रोन को अपना टारगेट डिस्ट्रॉय करने से रोक रहा था। ये जानकारी यूएस एयरफोर्स के कर्नल ने दिया। उन्होंने बताया कि उस एआई को ऐसे प्रोग्राम किया गया था ताकि वो अपने रास्ते पे आने वाले हर थ्रेट को मारता जाए। क्योंकि ऑपरेटर एआई को अटैक करने से बार बार रोक रहा था, एआई ने उसे ही अपना थ्रेट समझ लिया और उस पर अटैक कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि एआई पावरफुल तो है ही, उसके साथ साथ बहुत लीथल भी है। ये काफी चिंता की बात है, क्योंकि सिमुलेशन हो रहा था, यानी इस टेक्नोलॉजी को यूएस आगे चल के यूज करने वाला है। जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, उन्होंने भी एआई के खतरों के बारे में चिंता जताई है। एज एक्सपेक्टेड, यूएस एयरफोर्स ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा कि ये सिमुलेशन नहीं था, बल्कि एक हाइपोथेटिकल थॉट एक्सपेरिमेंट था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने यूएस में एक स्टेट विजिट के लिए इनवाइट किया। तो हम यहाँ पे कोई भी बेकार के टॉपिक्स में बात नहीं करेंगे कि बाइडेन ने मोदी जी को क्या गिफ्ट दिया, मोदी जी ने बाइडेन और उनकी वाइफ को क्या गिफ्ट दिया, हजारों लोग मोदी जी को देखने आए या नहीं, मोदी जी ने यूएन हेडक्वार्टर्स में डिप्लोमेट्स के साथ योगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया या नहीं, यूएस कांग्रेस में कांग्रेसमैन मोदी जी का ऑटोग्राफ लिया या नहीं। इन टॉपिक्स में बिल्कुल बात नहीं होगी। हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में बात करेंगे जो देश के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो मोदी जी न्यूयॉर्क लैंड करने के बाद एलॉन मस्क से मिले, जिसके बाद एलॉन मस्क ने इंडिया में टेस्ला जल्द ही लाने की बात की। फिर यूएस के जीई एरोस्पेस और इंडिया के एचएल ने इंडिया में जेट इंजन बनाने के लिए एमओयू साइन किया। अब सिर्फ यूएस कांग्रेस का अप्रूवल बाकी है। उसके बाद इंडिया में जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दो कि अभी तक यूएस, रशिया, यूके और फ्रांस के पास ही जेट इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी है। यूएस की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रॉन गुजरात में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। ये इन्वेस्टमेंट गुजरात में एक असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी डेवलप करने के लिए होगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिया यूएस से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने जा रही है। MQ-9 रीपर ड्रोन को प्रीडेटर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ड्रोन 1900 किलोमीटर के एरिया तक सर्विलांस कर सकता है, 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और एक साथ 4 मिसाइल फायर कर सकता है। आपको बता दो कि एक ड्रोन की कीमत 2.39 थाउजेंड करोड़ रुपीस है। तो रशिया की प्राइवेट फोर्स और गवर्नमेंट फोर्स आपस में भिड़ गए। रशिया में वैगनर ग्रुप के नाम से एक प्राइवेट फोर्स थी जो पुतिन की डायरेक्ट ऑर्डर्स पे काम करती थी, पर कुछ महीनों से वैगनर ग्रुप और रशियन मिलिट्री के बीच कलिश हो रहे थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया तो वैगनर ग्रुप के मालिक प्रिगोजिन ने डिफेंस मिनिस्टर पर यह आरोप लगाया कि वो वैगनर ग्रुप के लिए वेपन्स नहीं भेज रहे और इसके जरिए वो वैगनर ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं। फिर रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत जंग लड़ रहे प्राइवेट फोर्स के सभी जवानों को रशियन मिलिट्री में शामिल होने का आदेश दिया गया, जिसे प्रिगोजिन ने मानने से इनकार कर दिया। 23 जून को वैगनर ग्रुप ने यह आरोप लगाया कि रशियन मिलिट्री ने उनके ट्रेनिंग कैंप पे अटैक किया और इसके अगले दिन वैगनर ग्रुप ने बदला लेते हुए रशियन आर्मी के अगेंस्ट एक रेबेलियन स्टार्ट कर दिया। पर अचानक कहानी में आया एक ट्विस्ट। सभी ने सोचा कि ये रेबेलियन एक बड़े सिविल वॉर में तब्दील हो जाएगा। नेटो के देश पॉपकॉर्न लेके बैठे ही थे कि 25 जून को ये खबर आई कि रशिया और वैगनर ग्रुप के बीच डील हो गया है और वैगनर ग्रुप ने रिवोल्ट खत्म कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये रिवोल्ट अचानक से कैसे थम गया। तो पुतिन के करीबी और बेलारूस के डिक्टेटर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन और रशिया के बीच सुलह करवाया। लुकाशेंको ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब वैगनर ग्रुप ने रिवोल्ट किया, तब पुतिन ने लुकाशेंको को कहा कि वो वैगनर ग्रुप के चीफ को निपटा देंगे और लुकाशेंको ने पुतिन को समझौता करने के लिए कहा। वैगनर ग्रुप का चीफ अभी बेलारूस में एक विंडोलेस होटल में छुपा हुआ है ताकि पुतिन उसे ना मार सके। एक एक्स CIA डायरेक्टर ने प्रिगोजिन को खिड़की से दूर रहने के लिए कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने खिड़की से दूर रहने के लिए क्यों कहा। बताता हूँ। खिड़की फिर से खिड़की, कहने कि पुतिन भाई साहब को खिड़की से बड़ा लगा हुआ है। तो 16 जून 2023 को उस फरिश्ते का जन्म हुआ जिसने इंडिया के हर इंसान को एकजुट कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, भक्त, लिब्रांडो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, फेमिनिस्ट, सबको जिसने एकजुट किया, उस फरिश्ते का नाम है आदिपुरुष। सभी इंडियंस एकजुट होकर इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको गलिया रहे हो। डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को तो इतने सारे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं कि उनको मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन मांगनी पड़ गई। सिनेमा वर्कर्स बॉडी ने पीएम मोदी से इस फिल्म को बैन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। इस फिल्म के चक्कर में नेपाल ने सारे इंडियन फिल्म्स को ही बैन कर दिया है। इस फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के एंडलेस रीजंस है। उन सब रीजन में एक बड़ा रीजन है हनुमान जी का ये डायलॉग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो अपडेट ये है कि लोगों के प्रोटेस्ट को देखकर इस डायलॉग को चेंज कर दिया गया है।
पर इतने से क्या होगा? हनुमान जी का जो ये अजीब सा होलिया बनाया है उसे ठीक करना होगा, चमगादड़ को पुष्पक विमान बनाना होगा, राम जी के जो अचानक से मूछें आ गई है उनको हटाना पड़ेगा, रावण का हेयर स्टाइल ठीक करके उसे मुकुट पहनाना होगा, अंधेरी लंका को सोने की लंका बनाना होगा। एक्चुअली पूरी मूवी को ही ठीक करना पड़ेगा। वो नहीं हो पाएगा। तो रहने दो फिर, खा लोगों की गालियां। गजब बेइज्जती है। तो आज का स्पेशल सेगमेंट है, उनसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो कुछ हफ्ते पहले मीडिया में ये बात आई कि पाकिस्तान और रशिया डायरेक्ट शिपिंग सर्विस लॉन्च करेंगे ताकि दोनों देशों में ट्रेड इंक्रीज हो सके। हम इंडियंस को काफी बुरा लगा कि हमारा दोस्त हमारे ही दुश्मन के साथ ट्रेड करने जा रहा है। 11 जून को पाकिस्तानी पीएम ने ट्वीट करके रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल आने की जानकारी दी। उन्होंने उस दिन को पाकिस्तान के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव दिन कहा और जो जो भाषणबाजी कर सकते थे वो किया। वहाँ लोग फुल एंजॉयमेंट पे थे, बादशाह का गाना चला के पार्टी शार्टी हो रही थी, पर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि उसके बाद पता चल गया कि उनका कट चुका है। जो ऑयल पाकिस्तान डिस्काउंटेड बोल के ढिंडोरा पीट रहा था वो असल में इंडिया से रिफाइन किया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो उतना बड़ा रिफाइनरी है नहीं। तो क्रूड ऑयल इंडिया में ही रिफाइन हुआ, फिर इंडिया ने ऑयल का प्राइस इंक्रीज किया, फिर टैंकर यूएई गया, फिर वहां से टैंकर पाकिस्तान पहुंचा। मतलब पाकिस्तान को बनाने का फुल प्लान किया गया था। इंडिया ने $52 पर बैरल का क्रूड ऑयल रिफाइन करके 69 कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। अरे $69 पर बैरल के हिसाब से पाकिस्तान को बेचा। इंडिया ऐसे ही रिफाइन करके यूरोप को भी ऑयल बेच रहा है, और ऐसा करके ऑयल बेचने के मामले में इंडिया ने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया इतना ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल रिफाइन कर पाता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी इंडिया में है। तो इस बार एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान को बनाया गया, लेकिन एशिया क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई के चीफ जय शाह ने पाकिस्तान के होस्ट बनते ही ये बात साफ कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान जाके नहीं खेलने वाला। तो इस पर पीसीबी ने कहा पाकिस्तान टीम भी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगी, इसलिए आईसीसी एक मीडिएटर का काम करते हुए पाकिस्तान को समझाने आई। साफ साफ शब्दों में बोलूं तो औकात दिखाने आई। आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पाकिस्तान बीसीसीआई की बात मानते हुए इंडिया के मैचेस को एक न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका में कराने के लिए मान गया। होस्ट होने के बाद भी टोटल 13 मैचेस में सिर्फ 4 मैच ही पाकिस्तान में होंगे और बाकी 9 मैच श्रीलंका में होंगे। अच्छा। एशिया कप में सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड इंडिया के नाम पर है। इंडिया ने टोटल 7 बार ट्रॉफी जीता, श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार ही एशिया कप जीता। तुमसे ना हो पाएगा। तो हाल ही के दिनों में खालिस्तान की मांग करने वालों को काफी मीडिया कवरेज मिल रहा था। कुछ मुट्ठी भर लोग कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूके, कभी न्यूजीलैंड में प्रोटेस्ट करते हुए दिखे। आपको याद होगा मार्च में यूके में इंडियन हाई कमीशन के सामने से इंडियन फ्लैग को खालिस्तानियों ने उतार दिया था। उन खालिस्तानियों में से एक खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर था, जो खालिस्तानी ग्रुप टाइगर फोर्स का चीफ था। तो अभी अपडेट ये है कि कुछ ही दिन पहले कनाडा में 2 अनजान लोग मोटरसाइकिल पे आए और उसे गोली मार दी। सूत्रों के मुताबिक कनाडा पुलिस ने एक पंजाबी और एक चीनी आदमी को पकड़ा, और इसके बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया। एनआईए ने हाल ही में 40 टेररिस्ट का लिस्ट निकाला, जिसमें निज्जर का नाम भी था। निज्जर सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरवंत सिंह पन्नू का करीबी था। उसके नाम पर मर्डर से लेकर कई केस रजिस्टर्ड है। आपको अमृतपाल सिंह के बारे में तो याद ही होगा, उससे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है और वो अभी डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है। उसका हैंडलर अवतार सिंह खंडा, जो यूके में रहता था, बर्मिंघम के एक हॉस्पिटल में भगवान को प्यारा हो गया। ये गड़बड़ है बाबा। तो अभी नजर डालते कुछ पॉजिटिव न्यूज पर। 2016 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। आजकल इंडिया में यूपीआई हर कोई इस्तेमाल करता है। फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, सिंगापुर, मालदीव्स, भूटान और ओमान जैसे फॉरेन नेशंस ने भी यूपीआई को अडॉप्ट किया, और कई और नेशंस भी इसे अडॉप्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यूपीआई से 74.05 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, और इन ट्रांजैक्शंस का वैल्यू 126 ट्रिलियन रुपीस है। 2022-23 में टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का 75% ट्रांजैक्शन ही यूपीआई से हुआ। अभी एक स्टेप और आगे बढ़कर आरबीआई के निर्देश पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने ICCW यानी इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया, जिससे आप यूपीआई को यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकेंगे बिना डेबिट कार्ड यूज किए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज में है, इसीलिए आप अभी सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस पर डे के हिसाब से कैश विड्रॉल कर सकेंगे, और विड्रॉल लिमिट होगा 5000 रुपीज। जब भी वेस्टर्न कंट्री से कंपनीज कोई रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो ये तय रहता है कि उसमें इंडिया के बारे में कुछ नेगेटिव भी होगा, पर इस बार मॉर्गन स्टैनली ने बोल के एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें बताया गया कि इंडिया ने लास्ट 10 सालों में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया। जिन्हें नहीं मालूम है कि मॉर्गन स्टैनली क्या है,
तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जो कंपनीज, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का इन डेप्थ एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया ने 10 सालों में वर्ल्ड ऑर्डर में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन गेन किया। ये रिपोर्ट 10 बड़े चेंजेस को हाईलाइट करता है जो इंडिया के पॉलिसी चेंज की वजह से हुए, जिसमें से कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना 2 सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी ने कहा कि इंडिया 2027 तक जीडीपी के मामले में टॉप 3 पर आ जाएगा और 2032 तक हमारा पर कैपिटा इनकम $2,200 से बढ़कर $5,200 तक हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि इंडिया जीडीपी के मामले में अभी कितने रैंक पर है। रिपोर्ट में कुछ रिस्क के बारे में भी बताया गया है, जैसे ग्लोबल रिसेशन, 2024 का जनरल इलेक्शन का आउटकम, कमोडिटी जैसे ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी और इंडिया में स्किल्ड लेबर की कमी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।